नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 7 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं अमृता। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट लाएंगे विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। रोहित मामले में सदन को गुमराह करने का आरोप। बीजेपी ने कहा देंगे उचित जवाब। जेएनयू मामले की जांच स्पेशल सेल को सौंपने का फैसला। 2 दिन बढ़ी उमर और अनिर्बन की पुलिस हिरासत। कन्हैया का अदालत में पिटाई के दौरान पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान बलात्कार के आरोपों की जांच शुरू। 3 सदस्यीय टीम ने किया मौकाई वारदात का दौरा। चश्मदीदों ने की आरोपों की पुष्टि। आतंकी हमलों से दहरा अफगानिस्तान, मरने वालों की तादाद हुई 25, 50 से ज्यादा जख्मी। और एशिया कप में टीम इंडिया की जीत का सिलसिला बरकरार। पाकिस्तान को दी 5 विकेट से मात। विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच। खबरें विस्तार से। कांग्रेस मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि संसद में रोहित वेमुला मामले में चर्चा के दौरान मंत्री ने गलत तथ्य पेश कर सदन को गुमराह किया। वाम दल लोकसभा में और जेडीयू राज्यसभा में अलग से विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। संसद में रोहित वेमुला मामले में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाएगी। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने कहा कि सरकार ने रोहित मुद्दे पर कई तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ये तमाम बातें जो संसद को और पूरे देश को गुमराह करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने कही है, उसके खिलाफ में हम एक प्रिविलेज मोशन संसद में लाएंगे। वाम दल भी संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे। दूसरे दलों ने भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से दिए गए तथ्यों पर सवाल उठाया है। नहीं बोलना चाहिए था स्मृति ईरानी, और शिक्षा मंत्री है, वातावरण खराब, सब जगह का माहौल खराब कर रही हैं लोग। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और वाम दलों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी जी ने वही बोला जो उनके पास फैक्ट्स था, रिपोर्ट्स थे उनके पास, उसके बेसिस पर बोला। अगर कांग्रेस को लगता है कि वो फैक्ट्स नहीं है और प्रिविलेज मोशन लाना चाहती है तो कांग्रेस आज़ाद है प्रिविलेज मोशन लाने के लिए। वहाँ भी हम जवाब देंगे और जो तथ्य है उसको सामने लाएंगे। इधर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी के आवास के बाहर शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच रोहित वेमुला की मां ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में स्मृति ईरानी के जोरदार भाषण के बाद प्रधानमंत्री के सत्यमेव जयते ट्वीट की आलोचना की है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री उस दलित शोध छात्र रोहित वेमुला की मां की आवाज सुने जिसने आत्महत्या कर ली थी। मानव संसाधन विकास मंत्री के जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला के मुद्दे पर लोकसभा के भाषण के तुरंत बाद बुधवार को प्रधानमंत्री ने यह संदिग्ध ट्वीट किया था। जेएनयू में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी कन्हैया कुमार का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उसने अदालत में पेशी से पहले मारपीट और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अब जेएनयू मामले की जांच स्पेशल सेल को सौंप दी है। और इसी बीच उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य की पुलिस कस्टडी 2 दिन और बढ़ा दी गई है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार का दावा है कि पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में उसे पीटा गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कन्हैया ने ये बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित वकीलों की समिति से कही। ये बातें एक वीडियो फुटेज के जरिए सामने आई हैं। मैंने कहा कि आदमी सर मुझे पीट रहा है, इस आदमी के ऊपर मुझे आपको मालूम है कि किस पुलिसमैन ने आपको कहा था? इस आदमी के मेरे साथ जो खड़े थे सर, आपके साथ कौन खड़े थे? आप वो पहचान सकते हो? हाँ, मैंने उनको कहा है। पहचान सकते हाँ, हो? अभी यहाँ से पहचान सकते हैं उनको। कौन है अभी? उनका जो है हमारी जो वकील आई है ना वृंदा, वो पूछे हैं कि आपका नेम प्लेट क्या है, आप इसको स्कॉट करें। मेरा हाथ वो पकड़े हुए, वो बोले कि धक्का मुक्की के दौरान मेरा नेम प्लेट गिर गया। उनको भी मैंने कहा है। सम्मान मिलने के बाद जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष
शनिवार को दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। उनसे आरकेपुरम थाने में कथित देश विरोधी नारों के बारे में पूछताछ की गई। पुलिस ने 5 छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रखा है। इनमें उमर खालिद और अनिर्बान पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। 2 छात्र रामानागा और अनंत कुमार ने भी सम्मन मिलने पर पुलिस के सामने पेश होने की बात कही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने यह मामला स्पेशल सेल को सौंप दिया है, क्योंकि इसमें बहुत फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का बाकी काम भी सफ़र करता है। और दूसरा जो है ये एक स्पेशल क्राइम है 124A, तो स्पेशल सेल इसमें जो है पूरा जस्टिस करेगा। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी मुख्यालय से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। इस बीच उत्तराखंड में एक रैली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा कि देश विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बर्बादी के नारे को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और यह नारा लगाने वालों को हम किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे। उधर जेएनयू विवाद पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी पर अलगाव के बीज बोने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में बीजेपी की हार तय है, इसलिए सारा विवाद पैदा किया जा रहा है। उधर कांग्रेस ने जेएनयू विवाद की सुनवाई गैर बीजेपी शासित राज्यों में कराने की मांग की। मेरी मांग है कि उसे एक गैर भाजपाई शासित राज्य में स्थानांतरित किया जाए, उस मुकदमे को, जहां उसे सुरक्षा तो मिल सके, वो न्यायालय तक सुरक्षित तो जा सके। 9 फरवरी को जेएनयू में हुए कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगने के आरोप लगे हैं। इस मामले में पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा पुलिस की 3 सदस्यीय महिला टीम ने कल मुरथल का दौरा कर सबूत जमा करने की कोशिश की। जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप लगे हैं। बिना जांच के इन आरोपों से इनकार करने के लिए बीजेपी के एक सांसद और कांग्रेस ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। जाट आंदोलन के दौरान बलात्कार के आरोपों की जांच के लिए महिला पुलिस अधिकारियों की टीम शनिवार को मुरथल पहुंची। टीम ने मौकाए वारदात का दौरा किया और लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने यहां से मिले सामानों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। एफएसएल में गई भी हैं और कपड़े भी गए हैं, सैंपल गए हैं, तो देखते हैं अब इसमें से क्या निकल सकता है। एक जिम्मेवार नागरिक की तरह वो हमारी टीम से मिलें, हमसे बातचीत करें और जो कुछ उन्होंने देखा है वो हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर उसमें फिर सच्चाई निकाल के और सामने लेके आएंगे। इस वारदात के कुछ चश्मदीद भी सामने आए हैं और उन्होंने इन आरोपों की पुष्टि की है। हमने देखा पैदल पे जो औरत लोग, लड़की लोग आ रही थी, उनको खेतों में ले जाकर तो उल्टा सीधा काम किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चश्मदीदों को जांच दल को पूरी जानकारी देनी चाहिए। उस स्पेशल टीम के पास उनके नंबर भी दे दिए हैं। जब भी कोई कंप्लेनेंट आएंगे उनको भी दर्ज किया जाएगा, कोई विटनेस होंगे उनको भी दर्ज किया जाएगा और इसकी थोड़ा छानबीन करके जो भी कोई कल्प्रेट होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए हरियाणा के डीजीपी और गृह सचिव से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। वहीं बीजेपी के एक सांसद भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जो मुलाजिम भेजे गए थे इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए, उन लोगों ने पहले ये कह दिया कि भाई इस तरह का रेप कम से कम गोहाना के अंदर तो हुआ नहीं। तो इस तरह की अगर बात होती है और बाद के अंदर उसको नकारा जाता है तो उससे सरकार की साख खराब होती है। इस किस्म की बात सरकार आगे नहीं करेगी, ये मेरी उम्मीद है। उधर कांग्रेस ने भी इस मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने की मांग की है। हम समझते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड ही इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी असली तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी, इतनी दुखदायी और इतनी घिनौनी बात है ये, तो इसकी सच्चाई सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हरियाणा में 10 दिन तक चले जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक ये नुकसान करीब 34,000 करोड़ का है। इसी दौरान दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पर बसे मुरथल में कथित बलात्कार के आरोप लगे हैं। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फतेहगंज में किसानों की रैली को संबोधित करेंगे।
किसान कल्याण रैली में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। शनिवार को कर्नाटक के बेलगाम में किसान रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने जल प्रबंधन और नदियों के जोड़ने की परियोजना में तेजी से काम करने का भरोसा दिलाया। कर्नाटक के बेलगाम में किसान रैली में प्रधानमंत्री ने किसानों के हित के लिए काम करने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने 2017 तक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का वादा किया। हमने योजना बनाई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 50,000 करोड़ रुपयों की लागत से देश के किसानों के खेत तक पानी पहुंचे कैसे, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदी से जूझ रही दुनिया भारतीय अर्थव्यवस्था से उम्मीद लगाए हुए है। ऐसे में उद्योग और सेवा क्षेत्र के साथ कृषि क्षेत्र को विशेष तरजीह दिए जाने की जरूरत है। विकास की यात्रा को 3 आर्थिक मजबूत पिलर पर खड़ा करना हो। 1/3 हमारी एग्रीकल्चर, हमारी किसानी, हमारी खेती, हमारे किसान। 1/3 मैन्युफैक्चरिंग और 1/3 सर्विस सेक्टर। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार में लगाम लगी है और लाभार्थियों की राशि सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम का 17वां संस्करण होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क से आज इस कार्यक्रम का सुबह 11 बजे से प्रसारण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनलों पर लाइव रहेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण शाम 8 बजे से आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों से किया जाएगा। एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को समन जारी किया गया है। स्पेशल कोर्ट ने हवाला के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र का संज्ञान लिया है। मामले में मारन के भाई कलानिधि मारन और उनकी पत्नी समेत 3 और लोगों को समन जारी किया गया है। इन्हें 11 जुलाई को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि मामला चलाने के लिए अभी सभी आरोपियों के खिलाफ पूरे सबूत हैं। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि मारन बंधु ने 742 करोड़ की रिश्वत ली थी। सीबीआई पहले ही इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। समाज में दबंग कही जाने वाली जातियों को आरक्षण क्यों चाहिए? जब समाज में चलते चलते एक समाज पिछड़ना शुरू हो जाए तो उसके बाद उसकी कुछ रक्षा की उसकी जरूरत पड़ती है। सच ये है कि जाट हरियाणा की मुख्य धारा हैं, बाकी सब समुदाय जो हैं उनकी पेरिफेरी में है। आरक्षण एक आनुपातिक चीज है, किसी एक को मिलेगा तो दूसरे का हिस्सा घटेगा। सुप्रीम कोर्ट की रिजेक्शन के बाद वो कौन से तथ्य सामने आए कि जिस पे दोबारा भारतीय जनता पार्टी आरक्षण दे देगी? कोई भी कानून बनाने का स्थान है, या तो वो लोकसभा है या वो विधानसभा है। वो केवल मेरे अनाउंस करने से या मुख्यमंत्री के अनाउंस करने से या किसी व्यक्ति के अनाउंस करने से किसी को आरक्षण नहीं मिल सकता। आप लीगली लड़ाई लड़ोगे तो मरोगे, 5 साल में कुछ नहीं होगा। यहाँ जाओ, जलाओ, फूंको और उसके बाद रातों रात सरकार आपको दे देगी आरक्षण। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत के प्रधान न्यायाधीश TS ठाकुर ने कानून प्रवर्तन और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी को लेकर सवाल उठाए हैं।
जस्टिस ठाकुर ने जम्मू में 2 दिन के सेमिनार का उद्घाटन करते हुए कहा कि जब लोग जेलों में बंद हैं और दूसरे लोग न्याय के लिए आवाज लगा रहे हैं, सरकार न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर प्रस्तावों पर 2 महीने से ज्यादा समय तक बैठी नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि किसी प्रक्रिया के जरिए सरकारों के प्रदर्शन की समीक्षा करने का समय आ गया है। राष्ट्रद्रोह कानून पर चल रही बहस के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय दंड संहिता की समीक्षा की जरूरत बताई है। कानून के जानकार भी राष्ट्रपति की इस बात से सहमत हैं। आईपीसी की समीक्षा को लेकर दिए गए राष्ट्रपति के बयान का कानून के जानकारों ने भी समर्थन किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जसपाल सिंह ने कहा कि मौजूदा कानूनों में वक्त के साथ तेजी से बदलाव और सुधार होने चाहिए। There are certain provisions which must be changed और उसमें सेडिशन एक प्रोविजन है, दूसरा 377 है। I entirely agree that these changes are required. पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने भी राष्ट्रपति की सलाह को सही ठहराया है। मैंने 15 साल लॉ मिनिस्ट्री की, मैंने ये खुद कहा कि ये जो 19th सेंचुरी के आर्किक लॉ हैं, इनको मौजूदा हालात के मुताबिक रिव्यू करो। और करेगा कौन? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को कोच्चि में आईपीसी की 155वीं वर्षगांठ के मौके पर एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय दंड संहिता को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने आईपीसी की समीक्षा के साथ पुलिस प्रणाली में बदलाव लाने पर भी जोर दिया था। आईपीसी को 1 जनवरी 1862 को अंग्रेजी हुकूमत के समय लागू किया गया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। आम बजट में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के बढ़ाने के उपायों पर सरकार का विशेष जोर होगा। पिछले बजट में भी स्किल ट्रेनिंग सेक्टर को काफी तरजीह दी गई थी। उद्योग क्षेत्र जानकारों का मानना है कि स्किल इंडिया मिशन दूसरी योजनाओं मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के लिए अहम साबित हो सकता है। इसलिए फंड बढ़ाने के साथ ही सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में सुधार जरूरी है। केंद्र सरकार युवाओं के कौशल विकास के जरिए विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में लगी है। साथ ही इससे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को कामयाब बनाने की कोशिश हो रही है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक 11 करोड़ कामगारों के कौशल विकास की चुनौती है। Government should motivate industry, academia and training institution to come together and motivate some of the universities to get into skill development. On one hand, there should be SSC certification, Sector Skill Council certification, which is industry recognized. On the other hand, academic certification, which is university accredited. And that would help a lot of students who are currently, this is not aspirational, but probably this will help to become aspirational. आने वाले समय में सरकार के लिए कौशल विकास एक बड़ी चुनौती है। सरकार का मौजूदा वित्तीय वर्ष में 24 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य है। इस साल जारी हुए आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक अभी 11.5 लाख लोगों को इसका फायदा मिला है। वहीं 2022 तक काम में लगे 30 करोड़ लोगों को नई स्किल सिखाना होगा। इस क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में जल्द सुधार की जरूरत है। 60% of the jobs which were available earlier are no longer available today. So there are new skill sets which are required. So Uber and Ola are the clear examples as to what is happening. The IT industry is losing jobs. But what will the IT industry do? The IT industry will, some people could get involved in robotics, some people could. So these are the new areas which are coming in. So you have to keep shifting. The job shift will continue to happen. सरकार ने पिछले साल बजट में कौशल विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, लेकिन करीब 45 करोड़ लोगों को कुशल कामगार बनाने की जरूरत है और अभी 5% से भी कम लोगों ने औपचारिक प्रशिक्षण लिया है, जो विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। अंशु जैसी, राज्यसभा टीवी। और पाकिस्तान ने कल अरब सागर से 20 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनकी 4 नावों को भी जब्त कर लिया है। पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक भारतीय मछुआरों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अरब सागर में पाकिस्तान के समुद्री इलाके में मछली पकड़ रहे थे। एक हफ्ते पहले भी पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने 88 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था और 16 नावें जब्त की थीं।
भारत ने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख और पठानकोट आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता मसूद अजहर का नाम सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची में शामिल करने के लिए शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र से औपचारिक संपर्क किया। साथ ही मसूद के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने इस सिलसिले में प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर मसूद अजहर का नाम समिति की प्रतिबंध सूची में शामिल करने की मांग की है। भारत ने आतंकवादी संगठन की आतंकी गतिविधियों और 2 जनवरी को पठानकोट हमले में उसकी भूमिका के पुख्ता सबूत दिए हैं, जिसमें 7 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। भारत का कहना है कि जैश ए मोहम्मद गुट तो प्रतिबंधित सूची में है, लेकिन उसका मुखिया इसमें शामिल नहीं है। भारत ने इसे बड़ी विसंगति करार दिया है। पाकिस्तानी सेना ने अशांत उत्तरी वजीरिस्तान के कबायली इलाके में 34 आतंकियों को मार गिराया है। कार्रवाई के दौरान 4 सैनिक भी मारे गए। ये इलाका अफगानिस्तान से सटा है। आतंकियों के खिलाफ अभियान जरबे अज़्ब के तहत किए गए हवाई हमलों में, जहां उत्तरी वजीरिस्तान के दस्ता खेल में मियासिर इलाके में 15 आतंकवादी मारे गए। वहीं शवाल घाटी के मैनग्रोटी इलाके में सेना के साथ झड़प में 19 आतंकवादी मारे गए। सेना के मुताबिक सुरक्षा बलों ने भाग रहे आतंकवादियों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में भीषण गोलीबारी हुई। इस कार्रवाई में 19 आतंकवादी मारे गए। उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन जरबे अज़्ब का ये आखिरी चरण है। अफगानिस्तान में शनिवार को 2 आत्मघाती बम धमाके हुए, जिनमें 25 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने सुबह कुनार में धमाका किया तो दोपहर बाद राजधानी काबुल में रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने की कोशिश की। इन हमलों में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। शनिवार को अफगानिस्तान 2 आत्मघाती हमलों से दहल उठा। पहला हमला सुबह कुनार प्रांत में गवर्नर दफ्तर के बाहर हुआ। یو ځانمرګی برید وکړ چې په نتیجه کې زموږ 11 کسه بې ګناه هیوادوال چې ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت ورسېدل او 40 کسه زخمیان دي। अफगानिस्तान के लोग जब तक इस हमले से संभलते, तब तक शाम को काबुल में भी आतंकियों ने एक और धमाके को अंजाम दे दिया। حدود 9 نفر از هموطنان ما شهید شده و در حدود 13 نفر مجروح شده که در بین شهدا و مجروحین تعداد 3 الی 5 نفر مجروحین و شهید طبقه اوناس هم. कुनार धमाके में मरने वालों में कुछ पुलिसकर्मी और बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसका शक तालिबान गुट पर जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस हमले का असली मकसद प्रभावशाली कबायली नेता हाजी खान जान को निशाना बनाना था, जिसकी इस हमले में मौत हो गई। हाजी खान तालिबान की खिलाफत करता था और पिछले साल उनके खिलाफ कई अभियानों का नेतृत्व कर चुका था। अफगानिस्तान में जनवरी में भी कई हमले हुए थे और ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब अगले हफ्ते अफगानिस्तान और तालिबान के बीच शांति वार्ता होनी है। बीते हफ्ते काबुल में अफगानिस्तान, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों ने क्षेत्र में शांति बहाली कराने के मकसद से बैठक की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया में संघर्ष विराम शुरू हो गया है। इसका असर सीरिया के सभी बड़े शहरों में दिख रहा है और कहीं से लड़ाई की खबर नहीं है, लेकिन अमेरिका और रूस ने एक दूसरे को समझौते का सम्मान करने की सलाह दी है। सीरिया में 5 साल में पहली बार बंदूकें शांत हैं। शुक्रवार आधी रात के बाद राजधानी दमिश्क और अलेप्पो समेत बड़े शहरों में गोलीबारी की खबर नहीं है। अगर संघर्ष विराम लागू रहता है तो 7 मार्च से संयुक्त राष्ट्र शांति वार्ता शुरू करेगा। This is the best opportunity we can imagine that the Syrian people will have and has had over the last 5 years in order to see a change in their own hope for something better and probably, hopefully, something related to peace. रूस ने कहा है कि वो संघर्ष विराम का पालन करेगा, हालांकि उसने अमेरिका से कहा कि वो सीरिया में राजनीति करने से बाज आए। националистические, ксенофобские, радикальные лозунги, направленные на раскол нашего общества. This crisis cannot be resolved through force alone, that it will require a political solution.
We've heard it, we've said it. But today, we have an opportunity. If we can make this cessation of hostilities hold, which is a very big if, we will take a genuine step toward that political solution we have been talking about for so long. 22 फरवरी को अमेरिका और रूस में संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। इसका मकसद युद्धग्रस्त शहरों में राहत सामग्री पहुंचाना है। हालांकि ये समझौता IS और अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठनों पर लागू नहीं है। सीरिया में 5 साल के संघर्ष में 2,70,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि आधी आबादी विस्थापित हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यमन की राजधानी सना के करीब हुए सऊदी गठबंधन के हवाई हमलों में 30 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक इसमें ज़्यादातर आम नागरिक हैं। यह हमला सना के पूर्वोत्तर इलाके नेहम में हुआ। इस इलाके पर हुती विद्रोहियों का कब्जा है। पिछले साल मार्च में शुरू हुए इस अभियान में अब तक करीब 6,000 लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इसमें से ज़्यादातर आम नागरिक हैं। और बांग्लादेश के ढाका के मीरपुर स्टेडियम में खेले गए T20 एशिया कप के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 84 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 15.3 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। भारत ने 3 विकेट महज 8 रन पर गंवा दिए थे। रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली और युवराज की साझेदारी ने भारत को जीत की दहलीज पर ला दिया। विराट कोहली ने नाबाद 49 रन बनाए। इससे पहले पाकिस्तान की पूरी टीम 83 रन पर सिमट गई। पाकिस्तानी बल्लेबाज सिर्फ 17.3 ओवर ही खेल सके। पाकिस्तान की तरफ से सरफराज अहमद को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने 8 रन देकर 3 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट चटकाए। 49 रनों की शानदार पारी खेलने वाले विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने। इस टूर्नामेंट में भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। और आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि है। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति की मिसाल और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। देश में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता है। और चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट लाएंगे विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। रोहित मामले में सदन को गुमराह करने का आरोप। बीजेपी ने कहा देंगे उचित जवाब। जेएनयू मामले की जांच स्पेशल सेल को सौंपने का फैसला। 2 दिन बढ़ी उमर और निर्वन की पुलिस हिरासत। कन्हैया का अदालत में पिटाई के दौरान पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान बलात्कार के आरोपों की जांच शुरू। 3 सदस्यीय टीम ने किया मौकाए वारदात का दौरा। चश्मदीदों ने किया आरोपों की पुष्टि। आतंकी हमलों से दहला अफगानिस्तान। मरने वालों की तादाद हुई 25, 50 से ज्यादा जख्मी। और एशिया कप में टीम इंडिया की जीत का सिलसिला बरकरार। पाकिस्तान को दी 5 विकेट से मात। विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए तरकश।